नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कल भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संगठनात्मक मंथन होने जा रहा है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की ये पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें देश भर के प्रदेश अध्यक्षों से हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद होगा। इस अहम बैठक में जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न अभियानों की मॉनिटरिंग और संगठन रणनीति पर अपना विजन साझा करेंगे। राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इसमें शामिल होंगे। फोकस रहेगा संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने पर। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर फुल एक्शन मोड में दिख रही है। जयपुर में होने वाली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में संगठन महामंत्री बीएल संतोष चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर निर्देश देंगे। तो इस मंथन से क्या बीजेपी की संगठनात्मक मशीनरी को नई धार मिलेगी? क्या बीजेपी अगली चुनावी जीत की नींव रखने जा रही है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में शामिल है कांग्रेस से पंकज शर्मा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद है। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत देवेंद्र शास्त्री जी आपसे ही करना चाहेंगे। नई जिम्मेदारी है, नया नाम, और ये कह सकते इसलिए भी अहम ये बैठक हो जाती है। वैसे तो संगठन की बैठक होती रहती है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने के बाद, कमान हाथ में लेने के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक को कैसे देखा जाए? संगठन में क्या आपको लगता है पावर स्ट्रक्चरिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, या चुनाव के मद्देनजर वैसा नजरिया रखें? देखिए, बहुत लंबे समय के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया, तो बड़ा इंतजार था संगठन के लोगों को भी और जनता को भी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मायने रखता है। तो पहली बार एक यंग, इस उम्र में जो व्यक्ति, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई देश में कोई होता है, तो जो पार्टी शासन कर रही है, तो उसका अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो अब ये जो पहली बार वो रूबरू हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके अनुभव का, उनके कामकाज का सारा परीक्षण होने वाला है। जो मुद्दे संगठन के सामने हैं और देश के सामने हैं, उन पर उनकी क्या ओपिनियन, क्या राय होती है, उस पर भी लोगों का ध्यान होगा। इसके अलावा उनका क्या विजन है संगठन को आगे ले जाने का, इस पर भी लोगों की नज़र होगी। तो मैं समझता हूं कि नवीन नितिन के लिए एक चुनौतीपूर्ण दिन है कल का, जिसमें वो अपने संगठन के लोगों के साथ साथ जनता के भी रूबरू होंगे एक तरह से, क्योंकि उनकी बात जो जनता में जाएगी। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग है, उसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अगर पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को चलाएगी और बातचीत करेगी, तो मैं समझता हूं कि यंगस्टर्स, जो जनरेशन है, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि कल की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें किस किस तरह के मुद्दे उठते हैं और किस तरह की बातचीत होती है। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि बीजेपी के लिए एक नई कमान सौंपने के बाद नितिन नबीन से बहुत ज्यादा उम्मीद भी है, और जब किसी नए को कमान सौंपी जाती है तो उम्मीद ये भी होती है कि क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या उनका नजरिया रहेगा, किस पर ज्यादा फोकस रहेगा। किस तरह से इस बैठक को देखें? क्या ये रूटीन की संगठनात्मक बैठक है, या फिर चुनावी मोड में प्रवेश के औपचारिक ऐलान के तौर पर देखा जाए? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है संगठन की भी कि उसे मजबूती के साथ काम करना है। चुनावी मोड पे तो बीजेपी भी रहती है और चुनाव भी देश में होते रहते हैं। सबसे तो माननीय नितिन नवीन जी का आपने जिस प्रकार जिक्र किया, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी युवा व्यक्तित्व को इस प्रकार का मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दे पाती है। देश की अन्य पार्टियों की आप यथा स्थिति देखें तो मैं आज ये नहीं कहना चाहूँ कौन सी पार्टी क्या किया, लेकिन आप सब लोग जानते हैं जिस जहन की जिस प्रकार की पार्टियाँ बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसमें इस प्रकार का मौका
किसी व्यक्ति विशेष को मिल सकता है, या यंगस्टर को मिल सकता है, या मैं कहूँ युवा को मिल सकता है, या नीचे छोटे कार्यकर्ताओं को मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। आपने कल की संगठन बैठक की बात की, मैं सबसे पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी ऐसी कार्यशालाएं लगातार प्रदेशों में आयोजित करती रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को रिव्यू करती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक काम है। हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी बीएल संतोष जी कल पधारेंगे, तो कार्यकर्ताओं को जो हमारा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा की जानकारी वहाँ पर होगी। वे संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या नए काम करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, उसकी वहाँ चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम सभी प्रदेशों में करती है और लगातार करती रहती है। अब आपने चुनावी बोर्ड की बात की, देखिए हम तो ये मानते हैं कि चुनावों के लिए नहीं, चुनावों के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सदैव सजगता के साथ जनता के बीच रहता है, जनता की समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता चाहिए कि वे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से आप साथ होकर जनता बीच जाए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और प्रदेश की योजनाओं की जानकारी भी जनता को देता रहे, उनका लाभ जनता को मिले, इस बात का भी काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता रहे। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रतिक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव के तो, क्योंकि ये तो देश में वन नेशन इलेक्शन तो है ही नहीं, या तो प्रदेशों में और कई पंचायतों में और कभी नगर निगमों में और निकायों में लगातार चुनाव होते रहते हैं। तो मेरा सीधी तौर पर मानना है कि हमेशा चुनावी मोड पर देश रहता है, तो चुनाव का विषय नहीं है। हम तो हमेशा ही राष्ट्रहित की, जनहित की बात हमेशा करते हैं, उन्हीं मुद्दों को जनता बीच लेने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24/7 प्रत्येक दिन हर समय जनता के काम के प्रति सजगता के साथ काम करता है, संगठन के कामों के प्रति सजग रहता है, संगठन के द्वारा किए कामों करता है और जनता के बीच जाकर पार्टी की बात को, सरकार की बात को रखता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास लगातार करता है। ठीक है, पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी, वैसे तो ये बीजेपी का मुद्दा है, इसलिए क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मीटिंग है, लेकिन जितना बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही विपक्ष के तौर पर भी नजर रहती कि बैठक या संगठन में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है या क्या विजन लेकर चले। लेकिन बीजेपी का मॉडल एक अलग तरह से रहता है, जिसको लेकर कामयाबी मिलती है चुनावों में, परिणाम के मद्देनजर देखा जाता है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि ये इनका सीधे तौर पर रहता है कि हम रणनीति बनाते हैं, संवाद करते हैं, समर्पण के साथ काम करते हैं और इसलिए सफलता भी हमें मिलती है। देखिए श्वेता जी, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत देरी के बाद नितिन नवीन जी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है और मनोनीत करने के बाद उनकी पहली वीसी कल है। और वीसी क्योंकि सभी प्रदेश अध्यक्षों से है तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी वीसी होनी है कल। लेकिन हमारी मांग ये है कि कल जो मंथन होगा उसमें नितिन नवीन जी को अपने प्रदेश अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो वायदा विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने पेट्रोल डीजल की रेट्स का गुजरात और हरियाणा के बराबर करने का किया था, वो वायदा अब तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, पहली बात। उसके बाद उनको ये भी पूछना चाहिए कि जो बजट में 2717 घोषणाएं इन्होंने बजट में की है, उस बजट में घोषणाओं में 754 घोषणाएं ओनली पूरी हुई है, 1256 घोषणाएं आधी अधूरी है और उसके अलावा 707 घोषणाएं अभी तक पेंडिंग है, वो कब पूरी होंगी, इस पर भी मंथन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को करना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान पे लगातार प्रति व्यक्ति कर्जा 1 लाख रुपए बढ़ रहा है, हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान पे लगभग 14,455 करोड़ का कर्जा अब राजस्थान और लेना चाहता है। इसके अलावा 1,55,000 का कर्जा, ये तो सरकार को जवाब दीजिए, संगठन की सरकार बात। संगठन दोनों बैठेंगे वहां पे, उस पे भी लगातार कर्जा बढ़ रहा है। आप देखेंगे 2025-26 में भी 7.26 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ के हो जाएगा, राजस्थानी पर 1 लाख का कर्जा हो जाएगा और रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 81.72% बढ़ गया है। इस पर भी मंथन मुझे लगता है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए, बीजेपी को, और मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। इसके अलावा जो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था है, आरजीएचएस की हालत यह है कि 400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स ने आरजीएचएस से अपना एफिलिएशन खत्म कर लिया है, फार्मेसी ने खत्म कर लिया है, आईपीडी टावर का काम पूरा नहीं हो रहा है। जिस तरीके से एसएमएस में बड़ी घटना हुई, उसके बाद उस घटना के बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएमएस में भ्रष्टाचार हुआ, एसएमएस में भ्रष्टाचार होकर अपराधी डॉक्टर पकड़े गए जो आरएसएस से संलिप्त थे और आरएसएस से संलिप्त होने के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, हो गया।
इसके लेकिन बाद पंकज कप जी, सिरप ये पे आप मोते एक हुए इस तरफ पे से- किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्या है। आपको लगता है कि झालावाड़ में संगठन में स्कूलों में ये मौत सिर्फ हुई और राजस्थान लगभग रहेगा? 600 स्कूल क्या हैं सिर्फ जर्जर हालत राजस्थान में रहेगा? हम है। तो उस पर पूरे कोई मंथन सेंट्रल अभी स्तर तक पे नहीं बात हुआ। कर रहे उस हैं। पर भी मंथन मुझे लगता है कि मुद्दे राजस्थान वो जो में देश भर सरकार के को लिए करना हो, चाहिए। मुद्दे वो इसके जो अलावा देश भर के लिए हो। देखिए श्वेता जी, पंकज जी, आपने उनको देखिए, बोलने मुद्दे दिया, नहीं, आपने मैं उनको आपको बोलने भी बोलने दे दिया, रही ये हूं। मेरे साथ मैं अन्याय आपको होगा भी कि आप बोलने मुझे दे- नहीं बोलने नहीं, आप दें। बोलिए गलत बिल्कुल, बात। लेकिन मैं जो सवाल कर रही हूँ आप उसको लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मंथन में क्या सरकार की होगा? कमियां, जो सरकार कमियां, देखिए, सिर्फ हम विपक्ष राजस्थान के ही तौर नहीं। पे हाँ। हम तो विपक्ष मुझे के तौर पे लेकिन विपक्ष राजस्थान में की सिर्फ- जनता को सिर्फ बुलंद करने के लिए राजस्थान के बैठे हैं। विपक्ष नहीं तो है। हम उम्मीद आप करते देश हैं भर के कि कल विपक्ष जब के उनके तौर पर बात राष्ट्रीय करिए ना। नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देश दोनों भर के। बैठेंगे हाँ। तो राजस्थान की जनता की बात भी करेंगे। राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे उनको भी पूर्ण करने की बात करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी वायदे अपूर्ण है, घोषणाएं भी उनकी अपूर्ण है और सिर्फ उनकी झूठे वादे वो करते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार ये वायदे बता रहा हूं और इन वायदों को बताने मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। किसान के वायदे आप देख लीजिए, आप देखिए किस तरीके से डीएपी लगातार मिल नहीं रहा है। लगातार जो पानी मांग रहा है किसान, उसको लाठियां पड़ रही है। अगर कोई खाद बीज मांग रहा है तो उसको लाठियां पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, श्वेता जी ईआरसीपी की बात ये करते थे कि राष्ट्रीय परियोजना का उसको दिला देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने तो कह दिया संसद में कि हमारा तो कोई मनसा नहीं है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना। तो ये जो बातें थी, ये जो झूठे वायदे थे, मुझे लगता है कि उन झूठे वायदों के लिए भी मंथन करना चाहिए, उनको पूर्ण करने की बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी ठीक है को। पंकज जी, आपने इतने सारे सवाल उठाए। देवेंद्र शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार मैं उनका कमेंट ले लूं, फिर मैं वापस आपका रुख करूंगी। देखिए, लक्ष्मीकांत जिस पर जवाब श्वेता आपसे ही जी- लेंगे। हाँ श्वेता जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा इशू जो है वो स्वायत्त शासित संस्थाओं और पंचायतों का चुनाव कराने का है। उसमें अदालती प्रेशर भी है और जनता का प्रेशर भी है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये चुनाव अपने टाइम के ऊपर होंगे, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी तैयारी ये संकेत नहीं दे रही है कि चुनाव समय पर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिन आधार पर ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट देनी है, मैं समझता हूं कि कल के मंथन में शायद यही सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के सामने होगा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया जाए। कारण क्या है, ओबीसी की रिपोर्ट तब तक आप नहीं बना सकते जब तक आपको ओबीसी की जनसंख्या का पता ना हो। 2011 के आधार पर जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर रिपोर्ट देंगे तो वो गलत होगी। ताजा आंकड़े इनके पास है नहीं, तो किस आधार पे वो जो है असेसमेंट करेंगे कि ओबीसी की संख्या क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कमीशन इसमें उलझा हुआ है। और कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, मैं समझता हूं कि वो रिपोर्ट जो है ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी रिजर्वेशन के नंबर को और जनसंख्या के नंबर को। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर पार्टी को फैसला करना है कि पंचायत चुनाव और जो स्वायत्त शासित संस्थाओं के चुनाव हैं उनको 2011 की जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन के साथ करवाया जाए या कि प्रोजेक्टेड नंबर के आधार पर करवाया जाए। दोनों में एससी एसटी और ओबीसी ये मुद्दा फंसा हुआ है और इसी पे सबसे ज्यादा जो है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी जवाब ले, मैं आपके सवाल पर जवाब ले लूं, फिर आप उनके पास चले जाइएगा। मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, जो सर ने कहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि जिस तरीके से लगातार एक साल से जितनी भी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं, नगर निकाय, इनके चुनाव इसने सरकार ने रोके हुए हैं क्योंकि लगातार ये जनता के काम कर नहीं रहे। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात, जो 8,000 करोड़ का फंड, विकास फंड जो केंद्र सरकार से आना है, वो भी लैप्स हो जाएगा मार्च तक अगर इन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो। और ये ओबीसी आयोग के लिए भी बार बार में झूठ बोलते रहे, पहले कहा अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा, फिर कहा दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। और अब सच्चाई है कि उन्होंने ओबीसी आयोग को रिसोर्सेज तक प्रोवाइड नहीं करवाया, तो किस तरीके से ओबीसी आयोग अपना काम करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लक्ष्मीकांत जी, मैं तो पंचायत चुनाव की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है संगठन का विषय हमारा था, हमारा मंथन और हमारा विषय और हमारे संगठन को हम कैसे गति दे, विषय ये था। मैं समझता हूँ विपक्षी पार्टी को इसको सीखना चाहिए था, उनको भी सीखना चाहिए कैसे युवा नेतृत्व को आगे लाए। मुझे समझता हूँ उनको सीखना चाहिए कैसे नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका दे, कैसे नया नेतृत्व खड़ा करे और नए नेतृत्व के साथ नए लोग कैसे मौका मिल पाए। ये सब बात कांग्रेस की और अन्य दलों को नेताओं को सीखनी चाहिए थी, लेकिन सीखना नहीं चाहते, उनमें से कुछ कमियां खोजना चाहते हैं। वो कमियों का जो मंथन विषय संगठन का सरकार तक चला गया। चूंकि माननीय देवेंद्र जी ने बड़ा प्रश्न उठाया, इसलिए मैं सबसे पहले इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, समय से इनकी बात का जवाब देता हूँ। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि हम इनको संपर्क करने का प्रयास करें। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, ओबीसी आयोग का मुद्दा भी आपने उठाया। निश्चित रूप से जल्दी ओबीसी आयोग की जिस प्रकार रिपोर्ट आएगी उसके बाद सबके सामने होगा। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर कहूंगा कि अपने गिरिबान में झांक कर देखें
कि आपने कितने से पंचायती चुनाव को तो एक मिनट मैंने ये करंट डिबेट नहीं करने वाले, इनसे डिबेट करने वाले, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जो राजस्थान की जनता से वायदे किए थे पूर्ण होंगे या नहीं होंगे, बता दीजिए आप। आपने बहुत सारे, ठीक है, जायज है, आपने सवाल उठाया, जायज है कि आपने कहा कि सरकार डिबेट को डिबेट बनी रहने दे। अब इसका जवाब भी ले लेते हैं। डिबेट को डिबेट बनी रहने दे। राजस्थान की जनता के जो वायदे किए थे आपने वो पूर्ण होंगे या नहीं होंगे, उस पर मंथन होगा या नहीं होगा, बताइए राजस्थान की जनता। जवाब तो देने दीजिए, एक सेकंड। हाँ, ये ऐसे डिबेट नहीं होती जिस तरह डिबेट करना चाहते हैं। मेरी बात सुने आप। पंचायत चुनाव आपने क्या किया, निकाय चुनाव आपने आए किसका है, निगमों को एक करके इस राजस्थान के तीनों शहरों को आग में और गंदगी में झोंकने का आप लोगों ने किया। निकाय चुनाव आपने रोक करके सचिन पायलट के समय रोके नहीं रोके, बता दीजिए। अब दूसरी बात करता हूं, अब इनको सीधे सीधे अन्य बातों के विषय बात करूं। इन्होंने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का काम किसने किया, तो राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी सरकार ने किया। आपके समय 1 रुपए का वेट आपने कम किया। अब चुप रहिए, सुन लीजिए, एक ही बात का जवाब दे रहा हूं आपकी बात। अब सुनिए आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुनिए शांति से। मैडम ऐसे नहीं चलने वाली डिबेट, ये डिबेट नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। हरियाणा गुजरात के बराबर किया या नहीं किया, मैं एक ही बात का जवाब दे रहा हूं, ये बदतमीजी है, ये इसको कहते हैं बदतमीजी। और ऐसे बदतमीजी डिबेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। वेट कम किया बस, हाँ, वेट कम किया। किसानों का सम्मान निधि बढ़ाने का काम किसी ने किया, तो भजनलाल सरकार ने किया। 12,000 का वायदा किया था, सिर्फ 9,000 किया है। मैडम आप बोलेंगे उसके फैक्ट का जवाब तो मैं दूंगा आपको। नहीं, सुनिए, आपके ऐसे देंगे क्या, आपके डेटा गलत बताएंगे तो जवाब तो देंगे। ऐसे देंगे क्या जवाब, बिल्कुल मैं बोलने नहीं दूंगा पूरे डिबेट में। आप एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, सच क्यों नहीं बोलने देंगे, सच को दबाया थोड़ी जा सकता है, क्यों नहीं बोलने देंगे सच, बोलने दिया, क्यों नहीं देंगे सच बोलना। आपने एक साथ पूरी लिस्ट किसानों का, मैंने पूरी डिबेट आप लिखवाई, मैंने आपका सिलेबस जवाब दिया, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा नहीं, आज मर्यादा के तौर पे बात कर रहा हूं। गलत बात, आप अगर गलत झूठ बोलेंगे तो आप सोचेंगे कि बोल दिया जाए। चलिए बोल लीजिए, ऐसे चर्चा मैं खड़ा हूं, बोलिए, बोलिए, मैं तो बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी मत बनो, विद्वान बने रहो, सुन लीजिए, राहुल गांधी मत बनो, रोज राहुल गांधी बन जाते हो तुम लोग। गलत बात, ये राहुल गांधी बन जाते हो आप लोग, आप ऐसे क्यों राहुल गांधी बन जाते हो, विद्वान बने रहेंगे, राहुल गांधी मत बनिए, मत बनिए राहुल गांधी। मैं बार-बार कहता हूं, पंकज जी विद्वान है, आप विद्वान बने हो, मत बने राहुल गांधी। आप ऐसे रिमार्क पास नहीं कर, आप बताइए ना किसान निधि कितनी बढ़ाई, किसानों की किसान निधि कितनी बढ़ाई, बताइए कितने का वायदा किया था, कितनी बढ़ाई। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, राजस्थान की जनता ने दिया। पंकज जी सुनिए, आपने एक तरफ से सवाल उठा, जब मैंने बीच में रोका आपने क्या कहा कि मुझे अपनी बात पूरी करनी थी। आपने बहुत सारा आरोप लगाया, ठीक है, विपक्ष में आप बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब सामने जवाब मिल रहा है तो जरूरी थोड़ी कि हर जवाब में आप ऑब्जेक्शन करेंगे और हर जवाब में रोक। पहले सुन लीजिए, आपको ऑब्जेक्शन रहेगा, आप उसके बाद बताइएगा कि उन्होंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, आप उस पर सवाल आप ध्यान करिएगा, सुनिए, साथ बहस करिए पेड़ से। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, किसानों को निधि बढ़ाने का काम नहीं किया, अभी कह रहे कितनी बढ़ाई, ये विषय नहीं है। हम 5 साल के सरकार को नहीं हुए, हमने आते बढ़ा दी, 5 साल के तो और बढ़ा देंगे। विषय अपनी कहां से आ गया कि हमने कितना कहा था, आपने कहा पेट्रोल डीजल पर आपने कल्याण के बराबर नहीं किया, लेकिन हमने कम करने का काम किया। ये आपकी नजर में हो सकता था गिलास खाली मेरे जब में भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। पहली बात, एक बार सुन ले, आराम सुनना, फिर उसके बाद। अब आपने तीसरी बात की, इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी हाल में अतिवृष्टि घटनाएं हुई थी, 1 महीने में ऑनलाइन गिरदावरी कर किसानों को राहत पहुंचाने का काम किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आपके समय गिरदावरी 6 महीने तक नहीं होती थी, साल भर तक गिरदावरी नहीं हुई। एक मिनट, अभी बहुत आराम जवाब देना हर बात का। एक मेरा सवाल, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो ना, ऐसा है मैडम, आप एक लंबी फैक्स बताइए ना उन्होंने, मैं बात का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप एक जवाब, इसलिए क्योंकि इन्होंने उठाया, लेकिन मेरा मुद्दा चर्चा का कुछ और है। इनका अब राम सेतु को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो सरकार कर रही है, बदलाव सरकार कर रही है। ये काम ठीक है, महीनों तक डब्बे में था। हमारा डिस्कशन का इशू जो है, दोनों का अपना अपना है, डिस्कशन का इशू नेशनल लेवल पे नितिन नवीन की बैठक और स्टेट लेवल पे कोर कमेटी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक और उसका एजेंडा, उस पे बात करनी है। सरकार ने क्या नहीं किया ये भी कहने की जरूरत नहीं है, और सरकार ने क्या किया ये भी कहने की जरूरत है। एजेंडे पे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, शास्त्री साहब आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैंने विषय नहीं बदला, मैं ये पंकज जी विषय बदला, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा एजेंडा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्शन है। नगर निगम और पंचायत चुनाव के इलेक्शन जीवन मरण का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में। इसलिए आप समझिए इसको, जिस तरह की एक्सरसाइज चल रही है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का वोट बेस है, उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी कॉन्शियस है
कि अगर पंचायत चुनाव के अंदर वो तरीके से अपनी व्यवस्थाएं नहीं ठीक कर पाई तो उसको नुकसान हो सकता है। चलिए, और यही हालत जो है शहरी वोटर्स के अंदर भी हो सकता है। इसलिए आप ये समझिए कि कल का एजेंडा जो है इसी पे फोकस होगा। ठीक है, लेकिन एक अहम सवाल जरूर लक्ष्मीकांत जी, ये मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के लिहाज से सरकार से ज्यादा सत्ता पर, संगठन पर दाव लगा रही है बीजेपी? क्योंकि बेसिक जमीनी स्तर पर जो काम करता है वो तो संगठन ही करता है बीजेपी का। क्या यही वजह? देखिए, संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन दोनों का तालमेल बनकर काम करे वे सब महत्वपूर्ण होता है। इस समय वर्तमान में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, सत्ता और संगठन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कार्यकर्ताओं यथावत सम्मान, कार्यकर्ताओं बात को सुना जाना और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, उसके अनुसार योजनाओं को बनाना और मूर्त रूप देना, ये सरकार का विशेष काम होता है। इस काम को सरकार कर रही है। सम्मानित शास्त्री साहब ने निश्चित रूप से बड़ी प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया देवेंद्र जी ने कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव। निश्चित रूप से शास्त्री साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव चुनौतीपूर्ण चुनाव होता है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो चाहे पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव हो। हर चुनाव हमारे चुनौतीपूर्ण चुनाव है, हर चुनाव जीवन मरण का प्रश्न होता है। क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी खड़ी हुई है, इसलिए किसी भी चुनाव को हम कमजोर और छोटा चुनाव नहीं मानते। हम हर चुनाव की तैयारी पूरे विवेक के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी क्षमता के साथ करते हैं। और निश्चित रूप से यदि आवश्यकता, यदि मंथन वहां पर होगा, इस विषय पर मंथन होता तो निश्चित क्यों नहीं होना चाहिए, विषय पर हर विषय पर मंथन होना चाहिए। हम एक पॉइंट और बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, एक और चुनौती जो है सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के सामने ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये नगर निगम और पंचायत के चुनाव ईवीएम से कराने की पोजीशन में नहीं है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ सकते हैं अगर मार्च से पहले चुनाव हुए तो, और वो बहुत बड़ा रिस्की गेम है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, अब चलिए, सरकार ने क्या किया, क्या वादे पूरे किए नहीं किए? विपक्ष तो वैसे भी एक्टिव है, आप उठाते भी रहेंगे सवाल, मुद्दे भी सामने आएंगे, जवाब भी सत्ता पक्ष से लिया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मुद्दा है और क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक सवाल मेरा ये कि संगठन मजबूती के साथ बीजेपी का काम करता है, संगठन की बैठक हो रही है, चुनाव का आपने मुद्दा उठाया कि क्या वक्त पर चुनाव हो पाएंगे, क्या तैयार, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस का संगठन तैयार है पूरी तरह से? देखिए, वो कितना मजबूत है? एक कमेंट कांग्रेस पर भी। कांग्रेस का संगठन तो ऑलरेडी तैयार है। हम लोगों ने 54,000 से ज्यादा बूथ हमारे जो हैं बूथ एजेंट बना लिए हैं। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, तमाम लोग हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है श्वेता जी की ये इनके मंत्री ये कह रहे हैं, बार बार में स्वविवेक की बात ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए अविनाश, आप देख लीजिए, अब आप कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं? अब आप कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं बीच में बात करके? अविनाश गहलोत, इनके मंत्री अविनाश गहलोत, झाबर सिंह खर्रा ने 2-2 बार ये कहा कि कभी अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, फिर दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और अब वो इलेक्शन करवाने में भी असफल है। तो जिस तरीके से दिखाते हैं कि जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसके लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये पंचायतों के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, गांव ढाणी का जो बजट है, गांव में विकास कार्य ठप हो जाएंगे। अगर 5,000 करोड़ रुपए का विकास गांव की जनता को नहीं मिलेगा, ग्राम सभा को नहीं मिलेगा, आप देखिए जैसी योजना ये लोग बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, पंकज जी, देवेंद्र शास्त्री जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, वक्त खत्म हो गया, लेकिन अहम है जहां नई जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलती है कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, जब ये पहली बैठक होने जा रही है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, हर राज्य के प्रदेशाध्यक्ष जुड़ेंगे और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि बीजेपी का संगठन हमेशा से बहुत मजबूत रहा, खासतौर से चुनावी मोड में। क्यों कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है? क्योंकि वो हमेशा तैयारी करती रहती है चुनाव के मद्देनजर। अब जबकि कमान नए हाथों में आई है और उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो ऐसे में सभी की नजर इस बात को लेकर है कि आखिर क्या विजन रहेगा, किस तरह से आगे काम किया जाएगा, क्या कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कोई फैसले अहम भी लिए जा सकते हैं। और उससे अहम है कि जो चुनाव, फिर चाहे पंचायत चुनाव हो, निगम के चुनाव है या फिर विधानसभा चुनाव इस साल जो होने वाले हैं, उसके मद्देनजर भी क्या कुछ निर्देशित किया जाता है और कैसी तैयारी, इस पर भी नजर रहेगी। और इस लिहाज से बेहद अहम है कल होने वाली बैठक। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।